So hello everyone. I hope you guys are doing great. After a long time, we are covering a very exciting series on sensor and instrumentation. It is a subject which is going on in AKTU and GBDU as well. So sensor and instrumentation, the paper code is BOE 405 and it is behalf of the college RKGIT Ghaziabad. So I am Rama Sharma, your educator on this channel. So we will talk about sensor and instrumentation from scratch. So let us take this slide and see through this. So हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं इस कंप्लीट सब्जेक्ट को यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगे और हम यहाँ पे जब बात करेंगे तो कोर्स का कोड है इधर, ठीक है। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में ये सब्जेक्ट चलाया जाता है। इवैल्यूएशन कुछ इस तरीके से होता है, 100 मार्क्स का ये पेपर है। तो जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं आप इस अगर आपके यहाँ पर ये सेकेंड ईयर में है 4th सेम वालों के लिए, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो सबसे पहले देखेंगे सिलेबस क्या है। तो 5 यूनिट हैं और पाँचों यूनिट्स का सिलेबस मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ेंगे। फर्स्ट यूनिट में जनरल इंट्रोडक्शन है कि सेंसर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है, कितने तरह के सेंसर्स होते हैं, जब हम एक सेंसर को सेलेक्ट करते हैं तो किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एक्यूरेसी है, प्रिसीजन है, रेजोल्यूशन है, सेंसिटिविटी है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम किसी भी सेंसर को सेलेक्ट करते हैं। प्लस अपनी एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का सेंसर हमको चाहिए। मतलब हमको पोजीशन मेज़र करनी है, या फिर हमको स्पीड मेज़र करनी है, या फिर हमें डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है, तो रोटेशन मेज़र करना है, एंगुलर मेज़र करना है, या फिर लीनियर डिस्प्लेसमेंट मेज़र करना है। तो वो सारी चीज़ें, जैसे कि पहला ही टॉपिक जो आता है मेज़रमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट का है। तो बेसिकली काफ़ी सारी मैकेनिकल क्वांटिटीज़ होती हैं। मैकेनिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, या फिर आपका फोर्स हो गया, प्रेशर हो गया, ये सारी की सारी चीज़ों को हम विद द हेल्प ऑफ सेंसर मेज़र करते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इसके अंदर एक्चुएटर्स का। जब आगे आने वाली क्लासेस में जब हम वो पढ़ेंगे तो उसका बहुत ही एक अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो ये सब हम करने वाले हैं। फिर आता है LVDT। सिलेबस की तरफ आगे चलें तो पहले ये पोटेंशियोमीटर के यूज़ से हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करते हैं। जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैं वो फर्स्ट ईयर के फिज़िक्स में फिज़िक्स लैब के अंदर पोटेंशियोमीटर का यूज़ करते हैं इन अ प्रैक्टिकल, जहाँ पर वो डिस्प्लेसमेंट को मेज़र कर रहे होते हैं। वहीं पर सेंसर भी लगा होता है उसी डिवाइस के अंदर। फिर LVDT है। LVDT बोले तो लीनियर वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। तो इस तरीके से इसका नाम है, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और ऑप्टिकल एनकोडर है। फिर मेज़रमेंट ऑफ फोर्स आ जाता है यूजिंग स्ट्रेन गेज। अलग अलग डिवाइसेस का यूज़ करके हम अलग अलग मैकेनिकल क्वांटिटीज़ को यूज़ करते हैं मेज़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ सेंसर्स। मेज़रमेंट ऑफ प्रेशर है तो डिस्प्लेसमेंट मेज़र कर लिया। डिस्प्लेसमेंट मेज़र के लिए 3 चीज़ें हैं, पोटेंशियोमीटर, LVDT, ऑप्टिकल एनकोडर। फिर फोर्स के लिए स्ट्रेन गेज है, प्रेशर के लिए LVDT बेस्ड डायफ्राम है और पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है। तो ये इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी फर्स्ट यूनिट ख़त्म हो जाएगी। देन फिर हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट यूनिट्स पे। थर्मिस्टर क्या होता है, थर्मोकपल क्या होता है, RTD क्या होता है, फिर थर्मल इमेजिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, हॉल इफेक्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जिससे हम सेंसर की स्पीड, जिससे हम किसी भी डिवाइस की स्पीड को सेंस कर सकते हैं। प्रॉक्सिमिटी सेंसर हैं 2 तरह के, इंडक्टिव, कैपेसिटिव। फिर उनका यूज़ करके हम एक्सीलरोमीटर का सेंस कर सकते हैं, यूज़ ऑफ प्रॉक्सिमिटी सेंसर एज एन एक्सीलरोमीटर। वाइब्रेशन सेंसर, फ्लो सेंसर, इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा सिलेबस चलेगा। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम हम आगे की चीज़ें शुरू करते हैं, जिससे हम अपनी फर्स्ट यूनिट को शुरू करें। ये पूरी की पूरी सीरीज़ में हम 2 चीज़ें करेंगे। एक तो सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, सिलेबस टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, जिससे कि आप अपने पूरे टॉपिक को कवर कर सकते हैं। प्लस जिन भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हैं वो न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे, सो दैट कि आपका जो एग्ज़ाम में 2 न्यूमेरिकल्स आते ही आते हैं,
ठीक है, 10 मार्क्स के होते हैं, तो वो आप कवर कर सकते हो यहाँ इन क्लासेस में। तो PYQ वगैरह सब क्वेश्चन करेंगे। इवन जैसे कि मेरा पुराना पैटर्न है, तो आप लोग मेरे साथ यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी सॉल्व करोगे। तो इस कोर्स का आउटकम क्या रहेगा कि हमको सेंसर का यूज़ करना आ जाएगा, किस तरह से हम डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, प्रेशर इनको मेज़र करते हैं। कॉमनली यूज सेंसर्स जो इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं टेम्परेचर के लिए, पोजीशन के लिए, एक्सेलेरोमीटर के लिए, फ्लो और लेवल को चेक करने के लिए, वाइब्रेशन सेंस करने के लिए, तो ये सब हम सीख जाएंगे। फिर वर्चुअल इंस्ट्रूमेंटेशन इनका कैसे होता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जो आपका बेहद इंपॉर्टेंट है ऑटोमेशन इंडस्ट्री के अंदर। फिर डेटा को कैसे एक्विजिशन करते हैं हम, और उसके जो भी मेथड्स है वो हम करेंगे 4th यूनिट में। और देन हम लास्ट यूनिट में करेंगे इंटेलिजेंट इंस्ट्रूमेंटेशन इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन। तो ये इस पूरे कोर्स के आउटकम है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी। देन प्रोग्राम के आउटकम्स क्या हैं, आपकी इंजीनियरिंग नॉलेज बढ़ेगी, प्रॉब्लम एनालिसिस आपको ज़्यादा अच्छे से आएगा, आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कहाँ प्रॉब्लम है, रिसर्च लिटरेचर को रिव्यू कर सकते हो, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट में आप हेल्प कर सकते हो, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो है कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स का वो आप कर सकते हो, जिससे कि आप एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करना, उनको एनालाइज करना, उनके डेटा को इंटरप्रेट करना, फिर उनको सिंथेसाइज करना एनालाइसिस करके, जिससे कि आप एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच पाएँ। मॉडर्न टूल्स का यूज़ करके ये सारी चीज़ें कहूँगी जो कि आपके आईटी इंडस्ट्री में भी यूज़ होते हैं। और इससे सोसाइटी को क्या बेनिफिशियल चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी नॉलेज को यूज़ करके, हेल्थ से रिलेटेड, सेफ्टी से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, लीगल और कल्चरल इश्यूज़ को कैसे आप टैकल करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोफेशनल इंजीनियरिंग नॉलेज। इसके अलावा एनवायरनमेंट और सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रखेंगे। एथिक्स जो है, एथिकल प्रिंसिपल्स का यूज़ करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंजीनियरिंग प्रैक्टिस को आगे लेके जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये प्रोग्राम के आउटकम्स हैं। इंट्रोडक्शन दूँ अगर मैं सब्जेक्ट का, ये तो रहा कि मतलब आप प्रोग्राम से क्या सीखते हो, ये सब यूनिवर्सिटी के जो रूल्स रेगुलेशंस के आधार पर ये चीज़ें हैं। तो इस सब्जेक्ट का जो बीफ इंट्रोडक्शन है वो ये है कि यहाँ से आप मेज़रमेंट टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। सबसे पहली बात कि हम कैसे अपने पैरामीटर्स को मेज़र करते हैं। दूसरा, जब आप अलग अलग तरह के सेंसर और ट्रांसड्यूसर को यूज़ करोगे, उनको सीखोगे, लर्न करोगे, तो आप देखोगे कि फिज़िकल पैरामीटर्स का किस तरीके से हम मेज़रमेंट करते हैं। ठीक है, सिग्नल की कंडीशनिंग, डेटा को एक्विजिट करना, कम्युनिकेशन सिस्टम्स को यूज़ करना, इन द मैकेट्रॉनिक सिस्टम डेवलपमेंट, ये सब आप सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कोर्स सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ठीक है, चलिए जी। तो इस कोर्स को क्योंकि आप सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट को, तो आपको फर्स्ट ईयर के अंदर ये 2 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं जो कि इसको सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन को पढ़ने का प्री रिक्विजिट है। यानी कि जब आप ये सब्जेक्ट पढ़ने बैठे हैं SI, तो आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आनी चाहिए, आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग आनी चाहिए। इनमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आपको ओम्स लॉ आना चाहिए। ठीक है, आपको किरचॉफ्स लॉ आना चाहिए, आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, जैसे लॉरेंज फोर्स है, और उसको यूज़ करने, उसको मेज़र करने के लिए हम जैसे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा आपको बेसिक फिज़िकल और मैकेनिकल क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि भाई फोर्स क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे करके काफ़ी सारे छोटे छोटे बेसिक्स हैं जो अपने को आने चाहिए। तो उनका अगर जब तक आपको वो चीज़ें नहीं आएंगी तो आप इस कोर्स के अंदर आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो वो चीज़ें आप पहले ब्रशअप करनी पड़ेंगी। तो फर्स्ट यूनिट की तरफ आगे बढ़ते हैं। जहाँ जहाँ ऐसे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होगी, आई विल रिवाइज दोज कॉन्सेप्ट्स, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत और ज़्यादा ना हो। तो पहली यूनिट की जब बात करेंगे तो हम सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे सेंसर्स का, और कैसे हम सेंसर्स को सिलेक्ट करते हैं वो देखेंगे। ठीक है, फिर हम डिस्प्लेसमेंट को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ 3 डिफरेंट मेथड्स। फोर्स को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेन गेज, प्रेशर को मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ 2 डिफरेंट मेथड्स। इन सब चीज़ों को करने से पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे
विच इज़ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। जब आप मीज़रमेंट करते हो तो पहली तो बात मीज़रमेंट क्या है, ठीक है, वो अपने को पता होना चाहिए। फिर अपने को पता होना चाहिए इंस्ट्रूमेंट क्या है, क्योंकि अपने सब्जेक्ट का नाम ही है सेंसर एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, तो इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं वो अपने को पता होना चाहिए। सेंसर तो हम पढ़ ही लेंगे। तो ये 3 चीज़ें हमें सबसे पहले करनी है, ठीक है। तो इनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे मीज़रमेंट क्या होता है, ठीक है, और फिर हम करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। तो मीज़रमेंट क्या है, बेसिकली जब भी हम किसी वैल्यू की क्वांटिटी निकालते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी क्वांटिटी का चाहे वो मैकेनिकल हो, चाहे वो फिज़िकल हो, इसके अलावा इलेक्ट्रिकल हो सकती है, ठीक है, इसके अलावा मैग्नेटिक हो सकती है। तो इस तरह की अलग अलग क्वांटिटीज़ को जब आप मीज़र करते हैं, उनकी वैल्यू निकालते हैं, तो उस प्रोसेस को कहते हैं मीज़रमेंट, ठीक है। गणना करना हिंदी में इसको बोलते हैं, इसको हिंदी में गणना करना बोलते हैं, ठीक है। तो अब आप कोई भी मीज़रमेंट कर रहे हो, ठीक, अब वो मीज़रमेंट आपका सही होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं कि एक्यूरेसी क्या होती है और प्रिसीजन क्या होता है। उससे पहले एक इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको बताती हूँ। इंस्ट्रूमेंट कोई भी टूल है और कोई भी डिवाइस हो सकती है, कोई भी एपरेटस हो सकता है, ठीक, विच इज़ यूज्ड टू परफॉर्म a specific task or a function। जैसे कि अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में बेटा क्या होता है कि गिटार एक पर्टिकुलर तरह का साउंड निकालेगा, बांसुरी एक पर्टिकुलर तरह का साउंड निकालेगी, ठीक है, आपका तबला एक पर्टिकुलर तरह का साउंड निकालेगा, सितार एक पर्टिकुलर तरह के राग को प्ले करेगा, अलग अलग राग को प्ले करेगा। तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ठीक है, इसके अलावा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, ठीक। तो अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं। अगर आप लोगों को पता हो तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बॉन्ड हो गए। सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में जैसे कि फॉर्सेप हो गया, स्कैल्पल हो गया, रिट्रैक्टर हो गया। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में अगर हम बात करें तो माइक्रोस्कोप हो गया, थर्मोमीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में तो सब आप जानते ही हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज़ मान लीजिए ये, सेकंड म्यूज़िकल, थर्ड साइंटिफिक, फोर्थ सर्जिकल, फिफ्थ वन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज़ अ मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये 5 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में ये जो 5वां वाला है ना, ये अपने लिए इस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो जितना भी हमारा LVDT है, ऑप्टिकल एनकोडर है, पोटेंशियोमीटर है, स्ट्रेन गेज है और पीजो इलेक्ट्रिक पोटेंशियोमीटर है, ये सब क्या है अपने, पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर है, ये सब क्या है अपने मीजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है, मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने ये समझ लिया कि इंस्ट्रूमेंट क्या है, कोई भी टूल या डिवाइस जो एक सर्टेन स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करे। मीजरमेंट क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग दी वैल्यू, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट से हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिटरमाइन करना चाहते हैं। अब बात करते हैं एक्यूरेसी की और प्रिसीजन की। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या है, ये किसी भी मीज़रमेंट की रिलायबिलिटी को शो करती हैं। इंजीनियरिंग के अंदर, रिसर्च के अंदर और इंडस्ट्री के अंदर भी एक्यूरेसी और प्रिसीजन
किसी भी डिवाइस के मीज़रमेंट के रिलायबिलिटी को, कि आपका डेटा कितना रिलायबल है, इस चीज़ को शो करते हैं। अब जैसे एक फिगर है, इस फिगर में क्या है, इस फिगर के अंदर हमें ये दिख रहा है कि एक सर्कल है, ये आपने एक डार्ट बोर्ड देखा होगा जिस पर हम एरो फेंकते हैं, ठीक है। ये जो बिल्कुल सेंटर है इसको हम बुलसाई कहते हैं, एकदम सेंटर को कहते हैं बुलसाई। अब हमारा एम ये होता है कि हम जब अपने एरो को हिट करें, एरो को थ्रो करें, ठीक है, तो वो जाके हिट हो कहाँ, बुलसाई में। अब होगा क्या कि मान लीजिए मेरा एरो यहाँ पे नहीं लग के इधर लग जाता है, इधर लग जाता है, इधर लग जाता है, इधर लग जाता है, कहीं पर भी लग रहा है, कहीं पर भी लग रहा है, मतलब हर बार 1 2 3 4 5 6 7 बार में 7 अटेम्प्ट्स में 7 डिफरेंट पोजीशंस पे जाके हिट हुआ है। मतलब ना तो मैं एक्यूरेटली उसको फेंक रहे हूँ, ना ही वो अगर गलत जगह पर भी जा रहा है। एक्यूरेटली करने का मतलब ये है कि बुल्स आई पर लगे। अगर सीधा बुल्स आई को हिट कर रहा है दैट मीन्स कि एक्यूरेट है, ठीक है। लेकिन अगर एक्यूरेट नहीं है, अगर बुल्स आई को नहीं भी कर रहा है, बुल्स आई मतलब एकदम सेंटर में नहीं भी जा रहा है, नहीं भी जा रहा है, लेकिन बार बार बट रिपीटेडली ऑन वन पोजीशन, नॉट ऑन बुल्स आई बट रिपीटेडली ऑन वन पोजीशन, तो वो क्या है, वो हाई प्रिसीजन कहलाएगा। कहने का मतलब ये है, एक्यूरेसी तो नहीं है, एक्यूरेसी तो तभी होगी जब सेंटर में आके लग रहा है, एक्यूरेसी तो तभी होगी जब सेंटर में आके, सारे के सारे सेंटर में आके लग रहे हैं, हाई एक्यूरेसी है। सारे के सारे एक ही जगह पे हिट हो रहे हैं, हाई प्रिसीजन है। मतलब रिपीटेबिलिटी, प्रिसीजन का मतलब ही क्या है, प्रिसीजन का मतलब है रिपीटेबिलिटी, ठीक है, रिपीट होना चाहिए उसी जगह पे। अब देखते हैं 4 अलग अलग डायग्राम्स में, ना तो कोई भी रिपीट हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, सब अलग अलग जगह हैं। मतलब कि क्या है, प्रिसीजन अपना लो है। दूसरा, कोई भी यहाँ बुलसाई पे नहीं लग रहा है, मतलब एक्यूरेसी भी नहीं है, तो ये हो गया लो एक्यूरेसी, लो प्रिसीजन। सेकंड वाला फिगर देखते हैं। सेकंड वाले फिगर में क्या है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब एक्यूरेसी तो है ही नहीं। तो एक्यूरेसी को ज़ीरो ना बोल के क्या बोलते हैं, लो एक्यूरेसी बोलते हैं, लो। लेकिन जितने भी हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पे सेंटर्ड हैं, गलत जगह लगे हैं, लेकिन रिपीट हो रहे हैं बार बार वहीं पर, तो हाई प्रिसीजन है। रिपीट हो रहे हैं बार बार मतलब हाई प्रिसीजन है। थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में क्या हो रहा है कि स्कैटर्ड है, और स्कैटर्ड कहाँ है, सेंटर के अराउंड है, एक ही जगह पे नहीं लग रहे, मतलब रिपीट नहीं हो रहे। तो रिपीट नहीं हो रहे तो लो प्रिसीजन है, लेकिन सेंटर के अराउंड है, यानी कि एक्यूरेसी की तरफ जा रहे हैं, तो हाई एक्यूरेसी है। चौथा क्या है कि सारे के सारे बुलसाई पे हैं, सारे के सारे रिपीट भी वहीं हो रहे हैं, मतलब जाके लग भी उधर ही रहे हैं, तो यानी कि सारे के सारे हाईली प्रिसाइज्ड हैं और हाईली एक्यूरेट हैं। अब इससे हमें एक चीज़ समझ में आती है कि एक्यूरेसी वर्सेस प्रिसीजन क्या है। एक्यूरेसी है बेटा क्लोजनेस, कितना जाके क्लोज लग रहे हैं, बुल्स आई के कितना जाके क्लोज लग रहे हैं। वही अगर मैं कहूँ कि अगर आपकी मेज़रमेंट में बात करें, तो अगर एक फिज़िकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड वैल्यू कितनी है, 100 kg है, मान लीजिए कोई मास है 100 kg है, और मेरे बार बार मीज़र करने पर जो मीज़र्ड वैल्यू आ रही है, वो मीज़र्ड वैल्यू कितनी है, 99.8 आ रही है, एक बार 99.7 आ रही है, तो 100 के एकदम आसपास है, तो ये क्या है, एक्यूरेट है, ठीक है, एक्यूरेट है। और क्योंकि बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी नहीं है, तो क्या है, ये प्रिसाइज भी है, अपनी ट्रू वैल्यू के स्टैंडर्ड वैल्यू के एकदम पास में है, तो प्रिसाइज भी है। तो क्लोजनेस ऑफ मेजरमेंट टू द वैल्यू को कहते हैं एक्यूरेसी, लेकिन अगर बार बार रिपीट करने पर सेम वैल्यू आए तो उसको कहते हैं प्रिसीजन। जैसे मान लीजिए कि अगर स्टैंडर्ड वैल्यू मेरी कितनी है, 100 kg, किसी भी बॉडी का मास है 100 kg, मेरे पहले एक्सपेरिमेंट में E1 बोल देते हैं, E2 बोल देते हैं और E3 बोल देते हैं।
E1 में मेरा आ रहा है 99.8 kg, E2 में मेरा आ रहा है 95 kg और E3 में आ रहा है मेरा मान लीजिए 102 kg। अब ये प्रिसाइज नहीं होगी क्योंकि ये आपस में ही वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा डिफ़र कर रही हैं, ठीक है, तो ये प्रिसाइज नहीं होगी। इससे समझ में आता है कि कंसिस्टेंसी नहीं है रिपीटेड मेज़रमेंट की, मेज़रमेंट रिपीट होना चाहिए, वैल्यू एकदम पास आनी चाहिए आपस में मल्टीपल मेज़रमेंट्स के बाद भी, तो वो प्रिसाइज कहलाया जाएगा, तो उस मेज़रमेंट का प्रिसीजन अच्छा होगा। एक्यूरेट क्या है कि आपकी स्टैंडर्ड वैल्यू के बिल्कुल आसपास अगर आ रही है, जैसे कि 100 kg है, अब 100 kg के इधर मान लीजिए अगर थोड़ा सा नेगेटिव यानी कि कम करने पर थोड़ा सा पॉजिटिव 100.1 इधर आ जाता है और इधर आ जाता है 99.9 और एक आ जाता है हमारा 100 kg। 3 रीडिंग्स आ जाती हैं एक्सपेरिमेंट 1, एक्सपेरिमेंट 2 और एक्सपेरिमेंट 3 की। तो क्या हो जाएगा, ये एक्यूरेट डेटा हो जाएगा क्योंकि एक तो 100 के अराउंड आ रहा है और क्या हो जाएगा, साथ ही साथ प्रिसाइज भी हो जाएगा। लेकिन अगर कोई ये कहे कि नहीं अपने को एक्यूरेट चाहिए लेकिन प्रिसाइज हो ज़रूरी नहीं है, तो प्रिसाइज हो ज़रूरी नहीं है मतलब वो 99.8 भी हो सकता है, वो 102 भी हो सकता है, क्लोजनेस और रिपीटेबिलिटी नहीं होगी। एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज में क्या होता है, एरो क्लोज टू बुल्सआई बट स्कैटर्ड। एक्यूरेट है लेकिन प्रिसाइज नहीं है, मतलब फैला हुआ है, रिपीट नहीं हो रहा है। प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि सारे के सारे लग तो एक ही जगह रहे हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो सही जगह पर लग रहे हों, मतलब गलती हो रही है तो हर बार सेम गलती हो रही है। बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज का मतलब है कि लग भी सही जगह रहे हैं और हर बार वहीं लग रहे हैं, दैट मीन्स कि एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है। अब इसमें होता क्या है कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछा जाता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में एक्यूरेसी और प्रिसीजन 2 की टर्म है जिनका काम क्या है, क्वालिटी ऑफ मेज़रमेंट को चेक करना कि आपका मेज़रमेंट कितना अच्छा था। लेकिन ये दोनों ही अपने आप में एक अलग अलग चीज़ हैं। एक्यूरेसी दिखाती है क्लोजनेस को, मेज़रमेंट की जो मेजर्ड वैल्यू है वो कितना क्लोज है आपकी ट्रू वैल्यू या एक्सेप्टेड वैल्यू के। एक्सेप्टेड वैल्यू बोले तो जैसे हमारा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण बोलते हैं हम इसको हिंदी में। अब ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, अगर मेरा मेजर्ड करने पर GM यानी कि मेज़रमेंट की वैल्यू 9.7 आ जाती है, मतलब ये एकदम क्लोज है, बिल्कुल सही नहीं है लेकिन फिर भी क्लोज है, तो क्लोज है मतलब ये अपना एक्यूरेट है। अगर मेरी बार बार करने पर मेज़रमेंट 1, मेज़रमेंट 2, मेज़रमेंट 3 करने पर इसी के आसपास वैल्यू आ रही है तो मतलब एक्यूरेट भी और प्रिसाइज भी है। जैसे कि अगर आपका ट्रू टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और इंस्ट्रूमेंट के मेज़र करने पे 99.8 आ रहा है तो हम उस कंडीशन में कहेंगे कि ये एक्यूरेट है, क्योंकि ±1% की एरर जो है ह्यूमन एरर की वजह से या किसी और भी वजह से आ सकती है, वो हम आगे भी डिस्कस करेंगे। प्रिसीजन की अगर बात करें तो कितना कंसिस्टेंट है, मतलब हर बार एक ही चीज़ होनी चाहिए और रिपीट कितना कर रहा है, चाहे वो क्लोज है या नहीं है, मतलब चाहे आपका 9.8 के क्लोज है यहाँ पर या नहीं है। मान लीजिए अगर हर बार 9.5 आ रहा है, 9.4 आ रहा है, अब आप इसमें ये तो नहीं कहेंगे कि ये एक्यूरेट है, आंसर एक्यूरेट तो नहीं है, लेकिन ये क्या है, प्रिसाइज है कि हर बार एक ही चीज़ आ रही है। यदि आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रू वैल्यू अगर आपकी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, हर बार 99.5, 99.6, 99.4 दे रहा है ट्रू टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो आप कह सकेंगे कि ये प्रिसाइज है क्योंकि 0.111 का जो है यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है। बट नॉट एक्यूरेट क्योंकि ये क्लोज नहीं है 100 डिग्री सेंटीग्रेड के, क्लोज क्या है 99.8। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि किसको हम क्लोज कह सकते हैं और किसको हम क्लोज नहीं कह सकते, तो वो जब आप न्यूमेरिकल्स वगैरह करते हैं तो उसमें वो बताता है कि कितने तक की एरर चल जाएगी, ±5% चलेगी या फिर ±1% चलेगी या फिर ±0.5% चलेगी, तो उससे हम देखते हैं कि एक्यूरेसी कितनी होनी चाहिए या कितनी निकल के आ रही है। क्लियर है? तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन मैटर क्यों करते हैं, ये मैटर इसलिए करते हैं कि जब भी हम कोई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही क्रिटिकल पैरामीटर्स होते हैं, अदरवाइज़ हमारी जो डेटा हमने कलेक्ट किया है वो वेस्ट हो जाएगा। दूसरा, जब इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में हम कोई, जैसे फार्मा में आप मेडिसिन वगैरह बना रहे हो या कोई भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, तो वहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, इससे हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी सेफ्टी का पता चलता है। अब बात जब हम कर रहे थे कि एरर की,
तो एरर में क्या होता है कि कई सारे तरीके की एरर होती है। पहले तो यही देखें कि सिस्टम के अंदर भी कोई एरर हो सकती है जिसको हम सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, जो कि अफेक्ट करेगी आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। तो सिस्टमैटिक एरर भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि आपका इंस्ट्रूमेंट ही गड़बड़ाया हुआ हो, ठीक है, वही उसका ही कैलिब्रेशन ठीक से नहीं हुआ हो, या फिर आपके एनवायरनमेंट में वाइब्रेशन या शॉक ऐसा कुछ हो रहा हो, जैसे अर्थक्वेक वगैरह आ जाता है, तो जिस टाइम पे अर्थक्वेक आ रहा होता है उस टाइम पर आपके जो मेजरमेंट्स का जो मेजरिंग है इंस्ट्रूमेंट का वो गलत ही होगा, या फिर आपने अपने सिस्टम को ढंग से कैलिब्रेट नहीं किया है। इसके अलावा रैंडम एरर्स भी होती हैं। जो सिस्टमैटिक एरर होगी वो आपकी अफेक्ट करेगी एक्यूरेसी को, ये चीज़ याद रखिएगा। सिस्टमैटिक एरर एक्यूरेसी को अफेक्ट करती है, जबकि रैंडम एरर आपके प्रिसीजन को करती है। प्रिसीजन क्या होता है बेटा? रिपीटेबिलिटी। तो अगर आपका रिपीट ढंग से नहीं हो पा रहा है मतलब वो आपकी गलती है। क्लोजनेस नहीं आ रही है मतलब कि वो एपरेटस यानी कि इंस्ट्रूमेंट की गलती है। तो रैंडम एरर जो है ह्यूमन एरर होती है, या फिर फ्लक्चुएशन हो गए मेजरमेंट में, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कट हो गई, ठीक है, वोल्टेज डाउन हो गया, ऐसे फ्लक्चुएशन मेजरमेंट के अंदर वो रैंडम एरर होते हैं। जो क्योंकि रैंडम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि ये हो, ठीक। अगर आपका एपरेटिस ख़राब है तो वो हमेशा ही, जब तक आप उसे ठीक नहीं करोगे वो एरर देगा ही देगा। लेकिन रैंडम एरर में ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपकी एरर आए। ह्यूमन एरर कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं, फ्लक्चुएशन कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब इन एरर्स को कैसे रिड्यूस करेंगे? इन एरर्स को रिड्यूस करने का तरीका ये है कि हम एक तो अपने कैलिब्रेशन को ठीक से करें, इंस्ट्रूमेंट को सही से कैलिब्रेट करें, हाई क्वालिटी के इक्विपमेंट्स का यूज़ करें, अपनी जो रैंडम एरर हैं जैसे कि ह्यूमन एरर हो गई या फिर अपना फ्लक्चुएशंस हो गए, उनको मिनिमाइज़ करें, ठीक है। कैसे करेंगे ह्यूमन एरर्स को कम? अपने जो भी इंसान वो रीडिंग्स ले रहा है या नोट कर रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेन करें, या फिर अपने एपरेटस को या रीडिंग को या डेटा कलेक्शन को ऑटोमेशन पे डाल दें। जब आप डेटा कलेक्शन को ऑटोमेट कर दोगे तो वहाँ पे ह्यूमन एरर की गुंजाइश कम हो जाएगी। एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, यानी कि टेम्परेचर कंट्रोल करें, ह्यूमिडिटी कंट्रोल करें, प्रेशर कंट्रोल करें, ऐसे एनवायरनमेंट में अपना डेटा रीड करें जहाँ पर ये सारी चीज़ें अफेक्ट ना कर पाएँ आपकी एक्यूरेसी और प्रिसीजन को। अच्छा, अब इन सब का एप्लीकेशन होता कहाँ है? मेडिकल डिवाइसेस बनाने में, मैन्युफैक्चरिंग में, एरोस्पेस में, ठीक है जी। अब आपका ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है PYQ में, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बीच में डिफरेंस बताइए। तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे, ये क्लोजनेस को दिखाता है, ये रिपीटेबिलिटी यानी कि कंसिस्टेंसी को दिखाता है। ये फोकस करता है कि क्लोज कितना है यानी कि करेक्ट वैल्यू के आसपास कितना है, ये बताता है कि कंसिस्टेंट कितना है यानी कि हर बार एक ही जगह जाकर आपका मेजरमेंट की वैल्यू सेम आनी चाहिए। एग्जाम्पल क्या है? हिटिंग नियर द बुलसाई, नियर मतलब बुलसाई के बिल्कुल सेंटर के नियर हिट करना, दैट इज़ एक्यूरेसी। हिटिंग ऑन द सेम स्पॉट रिपीटेडली, दैट इज़ प्रिसीजन। जरूरी नहीं है कि वो बुलसाई के नियर हो, वो कहीं दूर भी हो सकता है, लेकिन बार बार एक ही पास होना चाहिए, दैट इज़ ऑन द सेम स्पॉट इवन इट इज़ फार फ्रॉम द बुलसाई, तो वो आपका प्रिसीजन होता है। रियल लाइफ के एग्जाम्पल देखेंगे तो थर्मामीटर की जो रीडिंग है, आप 4 बार भी बुखार चेक करोगे तो उसी के आसपास आएगा, वो एक्यूरेसी को शो करता है। थर्मामीटर ऑलवेज रीडिंग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इवन इफ़ द एक्चुअल टेम्परेचर इज़ 101 फ़ारेनहाइट। अगर ऐसा हो कि हमेशा 98 फ़ारेनहाइट ही दिखा रहा है तो वो प्रिसीजन होगा बेटा। और भी डिफरेंसेस हैं इसमें कि इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द सिंगल मेजरमेंट, एक ही मेजरमेंट में आप एक्यूरेसी निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम बात कर रहे हैं रिपीटेबिलिटी की, रिपीट तो तभी होगा जब आप एक से ज़्यादा बार करेंगे, तो इसके लिए आपको सेवरल मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं। एक्यूरेसी में सिस्टमैटिक एरर होती हैं, प्रिसीजन में रैंडम। एक्यूरेट वैल्यू जो है हो सकता है कि वो प्रिसाइज हो इन मोस्ट केसेस, क्योंकि एक्यूरेट भी सही भी आ रही, ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक्यूरेट ले लेंगे लेकिन बार बार आपका एपरेटस गलत ही रीड कर रहा है। लेकिन प्रिसाइज वैल्यू का ज़रूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट हो, प्रिसाइज तो वो कहीं दूर भी प्रिसाइज हो सकती है, ठीक है। ये आपका सेंटर है, यहाँ पे हिट ना करके बार बार इधर हिट कर दे तो भी प्रिसाइज होगा, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं होगा। तो एक्यूरेसी दिखाती है डिग्री ऑफ कन्फॉर्मिटी को, और ये दिखाता है प्रिसीजन दिखाता है डिग्री ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी को। तो यहाँ आके आपका पहला टॉपिक ख़त्म होता है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है 2 से 3 बार। तो इम्पॉर्टेंट है, इसके डिफरेंसेस पूछे जाते हैं और इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है। तो अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है, कोई भी डाउट है, तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। और
PYQs देख लीजिएगा। डेफिनेशन के साथ साथ इसके डिफरेंसेस भी पूछे गए हैं। ये 2 चीज़ें इस टॉपिक से आपको तैयार करनी है। सो कंक्लूजन क्या है कि बोथ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन आर क्रूशियल इन मेजरमेंट। एरर को रिड्यूस करने से हमारी रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी हमारे मेजरमेंट की। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट यूज़ करोगे तो उसके लिए सिलेक्शन एंड कैलिब्रेशन वो उसकी की है। जब हम मेजरमेंट करेंगे आगे वाले टॉपिक्स में तो प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट का यूज़ हमें करना होगा। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, आपके फीडबैक्स क्या हैं, और कोई डाउट है तो कमेंट करें। अपने इंजीनियरिंग फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय।